नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। यह तीसरा लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ में और एल्गोरिथम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स में इसका यूज़ हो सकता है। इस टर्मिनोलॉजी एल्गोरिथम को एक्सटेंड किया गया 5th सेमेस्टर में डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी, और इस सब्जेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर में वेरियस एल्गोरिथम्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिथम, what are the various ways to represent the solution। जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एनालिसिस करते हैं टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में। सो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग पढ़ेंगे। फाइनली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिकल बाउंडिंग करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। कंप्यूटर साइंस में आपके पास कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और उस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। लॉजिक को अगर आप रिप्रेजेंट कर दें किसी मीनफुल टर्म्स में तो आप कहेंगे कि आपने एक सॉल्यूशन बना लिया, और इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डिफरेंट मीन्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज एक्चुअली द एल्गोरिथम, a tool for solving a well specified computational problem. So you are going to find the solution of any problem. If you have a well defined tool for solving any particular problem, a computational problem, you will say that you have actually devised an algorithm. So you can see that in the algorithm there will be some input. Algorithm is a logic or a boundary in which you have actually defined the logic, and once the input goes through this, it produces some output. Okay, so a computational problem that takes 0 or more input and produces 1 or more output is actually termed as the algorithm. So अभी तक हमने ये देखा कि एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अगर हम कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, और उन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कोई एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, एल्गोरिथम मे टेक 0 और मोर इनपुट। अगर हमने एक एक्स एल्गोरिथम बनाया किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें कुछ इनपुट हम प्रोवाइड ही करें, लेकिन हम इसमें इनपुट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एक एल्गोरिथम जब हम डिवाइस कर रहे हैं तो उस एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होंगे सॉल्यूशंस के, और इन स्टेप्स में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए इनपुट दिया भी जा सकता है और या फिर इनपुट नहीं भी दिया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अगर एक एल्गोरिथम गिवन है तो इनपुट गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आउटपुट, निश्चित रूप से अगर हम कोई एक एल्गोरिथम बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो हम किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। पर्पस ये है कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद एल्गोरिथम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। एक आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकता है, एक से ज़्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकता है। So an algorithm must produce at least 1 output. Finiteness is another characteristics of the algorithm. Whenever we are writing the algorithm, we should actually write the finite number of steps. After the finite number of steps, the algorithm should terminate.
अगर हम इसको प्रोग्राम से रिलेट करें तो देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स which are written, or there are certain services in the computer which are written which do not terminate at all. They run continuously, but we are not writing the algorithm to run continuously. We always want that if we have written the algorithm, that should terminate after the finite number of steps. So finiteness is the third characteristics of the algorithm. Definiteness. Whenever we are writing any statement in the algorithm, it should actually give a very clear meaning. So every step that is written in the algorithm should be defined precisely. So every statement has a particular purpose, and it should be giving that particular meaning for which it is actually written. Unnecessary statement should not be written. Now the correctness. Let's say there is an algorithm X. In the X algorithm, we are giving some input. Let's say I1 input is given on its one run, and for I1 input it is producing some output. Let's say we are giving another input I2, then also it is producing some output. So whatever output the algorithm is producing, that should always be correct, irrespective of whatever is the complexity of these inputs. So ऐसा हो सकता है कि एक एल्गोरिथम में हमने एक इनपुट दिया वो थोड़ा सिंपल इनपुट हो, एक इनपुट हमने दिया वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इनपुट हो. तो अगर वो सिंपल इनपुट है तो भी सही आंसर देना चाहिए, करेक्ट आंसर देना चाहिए, और अगर वो कॉम्प्लेक्स इनपुट है तो भी वो सही आउटपुट देना चाहिए. सो एल्गोरिथम को किसी एक पर्पस के लिए लिखा गया है, एंड एल्गोरिथम शुड गिव द करेक्ट आंसर ऑलवेज. So these are the characteristics of the algorithm. Input, it should take 0 or more input. Output, it should produce 1 or more output. Finiteness, there should be finite number of steps in the algorithm. Definiteness, each statement should be precisely defined and it should have a clear meaning. And correctness means on one particular set of input it should give right answer, correct answer. On the another set of input it should give the correct answer. So for all types of the inputs it should be giving the correct answer. Now what are the different ways to represent the solution? So there are many ways by which your solution can be represented. One of the way is the pictorial representation, that is the flow chart. आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा फ्लो चार्ट के बारे में. So flow chart represents how the inputs are taken, how the process goes, and after that how the output is produced. So in pictorial representation you say that there are the start and the stop boxes, and then the parallelogram is representing the input and the output. The rectangles are representing the processes and the arrows are representing the flows. So this is the pictorial representation of the solution of any problem. For example, इस एल्गोरिथम इस फ्लो चार्ट में हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस लिखा है. इस प्रोसेस में अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है. तो इस एल्गोरिथम में या इस फ्लो चार्ट में मुझे तीन टर्म्स गिवन है a b c, जो कि x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है. सो इनपुट a b एंड c. इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac. आप सभी को पता होगा श्रीधराचार्य फार्मूला, जिससे कि आप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए. सो इसमें अंडर रूट के टर्म्स में जो है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. तो हमने इस प्रोसेस में, सबसे पहले प्रोसेस में डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया और उसका स्क्वायरिटी फाइंड किया, मतलब कि उसका रूट फाइंड किया, अंडर रूट फाइंड किया. एंड देन उसके बाद पहला रूट हमारा है x1 विच इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस डिस्क्रिमिनेंट d अपॉन 2 इंटू ए, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस डी
अपॉन 2 इंटू ए। सो x1 और x2 दो रूट्स हैं जिसको हमने प्रोसेस के थ्रू फाइंड किया, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए यहाँ पे, एंड देन फाइनली हमने इस रूट्स को प्रिंट किया, x1 और x2 रूट्स को प्रिंट किया, और जब रूट्स हमारे प्रिंट हो गए तो हम स्टॉप किए। इसका मतलब है कि इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने ABC इनपुट लिया और x1 x2 आउटपुट प्रोड्यूस किया, और फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स हैं इसमें, 1 2 3 स्टेप्स हैं, वो फाइनाइट हैं, और हर एक स्टेटमेंट प्रिसाइजली डिफाइंड है कि वो क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है जिससे कि हम अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज में, या फिर हम स्टेप्स डिफाइन कर दें 1 by 1। सो इस तरीके से भी हम सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप इसी प्रॉब्लम के लिए, इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए है कि हमें ABC इनपुट करना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, सो इसमें ABC हमने इनपुट किया, देन हमने डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट किया, डिस्क्रिमिनेंट कंप्यूट करने के बाद हमने उसका अंडर रूट फाइंड किया, और अंडर रूट फाइंड करने के बाद हमने फर्स्ट रूट फाइंड किया सेम फार्मूला से जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, और x2 फाइंड किया जो कि हमारा दूसरा रूट है, एंड देन उसके बाद हमने x1 और x2 को प्रिंट कर दिया या आउटपुट कर दिया। सो ये हमारा दूसरा तरीका है जिससे कि हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तीसरा भी तरीका है जिससे कि हम अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है कंप्यूटर साइंस में, जिसको हम कहते हैं स्यूडो कोड के फॉर्म में। स्यूडो कोड का मतलब ये है कि ये कोड नहीं है, लेकिन इट इज नियर टू कोड, एंड इट इज नॉट रिटन with respect to any programming language. It means once we have written this, we can convert this to any programming language. So this is not this is not related to any programming language, but once it has been written, you can convert this to any programming language of your interest. So यहाँ पे कैसे हम represent करते हैं किसी solution को? सबसे पहले algorithm keyword लिखा जाएगा, then इसके बाद name of algorithm. You see the name of the algorithm is roots of quadratic equation. ये जो हम pseudo code लिख रहे हैं, इसके लिखने के कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, इसको लिखने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, फिर भी बहुत सारे तरीके डिवाइस किए गए हैं। मैं यहाँ पे जो लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हम लोग कैसे लिखते हैं एल्गोरिथम या स्यूडो कोड कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एल्गोरिथम कीवर्ड लिखते हैं, देन उसके बाद नेम ऑफ द एल्गोरिथम, एंड देन अंडर ब्रैकेट इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि क्या इनपुट है इस एल्गोरिथम में और क्या आउटपुट होगा। सो ये हमारे लिए एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, इन द इनपुट कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म्स, एंड आउटपुट इज रूट्स x1 एंड x2। बिगिन और एंड वो कंस्ट्रक्ट है जिसके बीच में हम लोग अपनी लॉजिक को लिखते हैं। सो बिगिन और एंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और अपनी एल्गोरिथम में जब भी हम इनपुट और आउटपुट लिख रहे हैं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट, और डायरेक्टली हम अपना लॉजिक भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम के लिए हम स्यूडो कोड लिख रहे हैं। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया b स्क्वायर माइनस 4ac से, देन हमने रूट्स फाइंड, देन हमने अंडर रूट फाइंड किया, लेट्स से r रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट d, एंड देन हमने फर्स्ट रूट फाइंड किया x1, एंड देन सेकेंड रूट फाइंड किया x2, एंड देन उसके बाद हमने x1 और x2 को प्रिंट कर दिया। सो दिस इज द थर्ड वे टू रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हमने कोई एल्गोरिथम डिवाइस किया है तो एल्गोरिथम को डिवाइस करने के बाद हमें उसकी एफिशिएंसी को मेजर करना चाहिए। So efficiency measure of any algorithm is termed as the complexity. If you are able to measure the efficiency of the algorithm in some terms, I will say that I have actually found the complexity of the algorithm. So time efficiency को measure करने के दो तरीके हैं, एक time efficiency और एक space efficiency. Time efficiency का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है और आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इट विल टेक टाइम, लेट्स से इट टेक्स t1 टाइम।
लेट्स से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, आपने दूसरा प्रोग्राम बना लिया है, एंड लेट्स से दैट टेक्स t2 टाइम्स. So if t2 is less than t1, then you will say that the second solution is better than the first one. Okay, so if you have two solutions for the same problem, then the solution which takes less time is preferable with respect to the solution of the first with respect to the first solution. So time complexity is the measure of time efficiency of any algorithm. तो प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में तो हम ये जरूर फाइंड कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम किसी सिस्टम में कितना टाइम लेता है, लेकिन एल्गोरिथम के रेस्पेक्ट में ये जज कर पाना कि कितना ये टाइम ले रहा है एग्जैक्टली ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम यहाँ पे एस्टिमेशन करते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो लगभग कितना टाइम ले सकता है अगर वो प्रोग्राम के फॉर्म में इंप्लीमेंट हो. फाइन. नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए हम अपने एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम फाइंड कर लें तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है. ओके, सो अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशंस. अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम में 5 स्टेटमेंट हैं 1 2 3 4 5, तब तो हमारे लिए सिंपली अगर ये सिंपल स्टेटमेंट्स है तो तब तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये 5 स्टेटमेंट्स टोटल हैं और इसी के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करेंगे, ये मानते हुए कि हर एक स्टेटमेंट यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट होता है. तो ये हमारा सबसे पहला अजम्पशन होगा कि हमारा हर एक स्टेटमेंट यूनिट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है. लेकिन अगर हमारे पास लूप्स होंगे तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, तो लूप जितनी बार हमारा एग्जीक्यूट होगा उसको हम काउंट अगर कर लेंगे देन हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको भी हम एग्जैक्टली तो जज नहीं कर सकते कि स्पेस कितना हमारा एल्गोरिथम लेगा, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द रैम. ओके, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो इनपुट्स हमने लिए हैं और इसके अलावा जो हमने लॉजिक यूज़ किया है उसमें जो स्पेस यूज़ हो रहा है, उसमें जो वेरिएबल्स हमने टेम्परेरी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं या एरे यूज़ किया है या हमने रिकर्शन का यूज़ किया है, तो इन सभी के लिए कुछ स्पेस एलोकेट होगा रैम में. नाउ अगर हमने ये एस्टिमेशन कर लिया अपने एल्गोरिथम में कि कितना इनपुट स्पेस रिक्वायर्ड, कितना इनपुट के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है, कितने लॉजिक में टेम्पररीज यूज़ है उनके लिए कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, और रिकर्शन का कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसके लिए रिकर्शन कितने टाइम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, तो हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द मेजर ऑफ स्पेस एफिशिएंसी. दिस इज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज. सो एक इनपुट साइज हमें गिवन होगा, इनपुट डाटा आइटम्स गिवन होंगे और हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे. तो एक एल्गोरिथम में 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो है कि जो हमें इनपुट डाटा आइटम्स गिवन है और दूसरा वो टेम्पररीज जो हमने अपनी लॉजिक में यूज़ किया है, और इन दोनों को कंबाइंडली जब हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लिया. लेकिन जब हम एक्चुअल में एनालिसिस करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमारा जो इनपुट साइज है वो फिक्स है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेम्पररीज के रेस्पेक्ट में या ऑक्सिलरी स्पेस जो यूज़ हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं. हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 एल्गोरिथम्स को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कंपैरिजन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम ये फाइंड करें कि लॉजिक में कितना ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ हो रहा है और उस ऑक्सिलरी स्पेस के हिसाब से हम दोनों एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकते हैं. नाउ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एक मैथमेटिकल फ्रेमिंग है, एक मैथमेटिकल बाउंडिंग है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, और 3 नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट करने के लिए. एक है ओमेगा नोटेशन. ओमेगा नोटेशन हम यूज़ करते हैं किसी एल्गोरिथम की बेस्ट केस टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए.
थीटा नोटेशंस का हम यूज करते हैं किसी एल्गोरिथम की एवरेज केस टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए। थीटा नोटेशंस का ही हम यूज करते हैं अगर किसी एल्गोरिथम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स्ड है, उसमें बेस्ट और वर्स्ट केस अगर अपीयर नहीं हो रहा है तो भी हम थीटा नोटेशंस का यूज करते हैं। बिग ओ नोटेशंस का हम यूज करते हैं वर्स्ट केस टाइम एनालिसिस के लिए। So these are the three notations, those are used for finding the complexity or representing the complexity of the algorithm. The best case, which is represented by the omega, the average case, which is represented by theta notation, and the worst case, which is represented as the big O notation. Now pseudo code को represent करने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें इस एल्गोरिथम में स्यूडो कोड में, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स में क्या होगा कि एल्गोरिथम कीवर्ड से स्टार्ट होगा, देन नेम लिखा जाएगा एल्गोरिथम का। जब भी हम किसी एल्गोरिथम का नेम लिखते हैं तो इंडस्ट्री पैटर्न ये कहता है कि इसको आप कैमल केसिंग में यूज करें। कैमल केसिंग का मतलब क्या है कि ये कैमल की बैक है, ठीक है, कहीं ऊंचाई है, कहीं हाइट है, कहीं लो है। तो जब हम किसी एल्गोरिथम का नेम लिखते हैं तो उसमें कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। सो ये जो नेम बता रहा है वो एक क्लियर मीनिंग बता रहा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी इन अपर केस। फॉर एग्जाम्पल ROQE। सो एक तरीका है जिससे कि हम नेम ऑफ एल्गोरिथम को क्लियरली रीड कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास इनपुट स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, आउटपुट स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिगिन यहां हमें लिखना पड़ेगा और एंड लिखना पड़ेगा। बिगिन के बाद हम कोलन लगाते हैं और एंड के बाद सेमी कोलन लगाते हैं, और बिगिन और एंड के बीच में ही हम अपनी लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे लिए हमने स्टेटमेंट देख लिया, हमने ये देखा कि कैसे एनक्लोज करते हैं एल्गोरिथम्स को। देन कंडीशंस की बात आती है। कंडीशंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? कंडीशंस में इफ लिखा जाता है, देन कंडीशन लिखा जाता है, उसके बाद कंपल्सरीली देन लिखते हैं, और उसके बाद फिर इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसमें एल्स लिखने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे स्टेटमेंट। इफ, देन और एल्स तीनों को अपर केस में लिखा गया है। यूजुअली हम जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो हर कीवर्ड को अपर केस से स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लूप का यूज़ करना है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। यू सी द नेक्स्ट थिंग इज द लूप, सो फॉर का हम यूज़ करते हैं। तो फॉर में FOR तीनों अपर केस में लिखा जाएगा। फॉर को लिखने के बाद इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। फॉर, लेट्स से हमने एक लूप लिख रहे हैं, i इक्वल्स टू 1 2 n और do। अगर हमने ऐसे लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 2 n do, तो इसका मतलब हुआ कि ये लूप 1 से n तक रन करेगा और इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 1 है। अगर हम ये नहीं चाहते कि इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 1 का हो, लेट्स से हम ये चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 2 का हो, तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर i इक्वल्स टू 1 2 n स्टेप प्लस 2 do। अब इसमें सबसे पहली i की वैल्यू 1 पिक की जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो पिक की जाएगी वो i इक्वल्स टू 3 पिक की जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो पिक की जाएगी वो i इक्वल्स टू 5 पिक की जाएगी। तो हमारा स्टेप साइज 2 हो गया। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट तो हो लेकिन स्टेप्स 2 में एडिटिव ना हो बल्कि मल्टीप्लिकेटिव हो, सो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 2 स्पेसिफाई करेंगे। सो इस केस में कैसे वैल्यू वेरी करेगी, कैसे वैल्यू आइटरेट करेगी? सबसे पहले i की वैल्यू 1, देन i की वैल्यू 2, देन i की वैल्यू 4, देन i की वैल्यू 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका लूप उल्टा चले, ये तो फॉरवर्ड लूप्स हो गए, लेकिन बैकवर्ड लूप्स कैसे लिखे जाएंगे? बैकवर्ड लूप के लिए लेट्स से फॉर i इक्वल्स टू n टू 1
अगेन हम स्टेप का ही यूज करेंगे इसमें, स्टेप -1 डू। सो इसमें फॉर i इक्वल्स टू 1 से n से 1 तक, इसका मतलब कि सबसे पहली वैल्यू जो इसमें पिक की गई वो n है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू n-1 हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू n-2 हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमने लूप को रिप्रेजेंट किया, या लूप को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी देखा और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी देखा। अब वाइल लूप में भी सिंस वाइल हमारे लिए कीवर्ड है तो वाइल ऐसे लिखा जाएगा, एंड देन इसके बाद कंडीशन एंड देन डू। इसके बाद फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट। सिमिलरली डू वाइल, डू हमारे लिए एक कीवर्ड हो गया, इसके अंदर स्टेटमेंट्स और बाद में वाइल। वाइल के साथ में हम कंडीशन भी स्पेसिफाई करेंगे, और याद रखिए कि हम सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे। सेमी कॉलन का यूज स्यूडो कोड के रिप्रेजेंटेशन में केवल एंड के बाद किया गया है। इसके अलावा कभी भी हम स्यूडो कोड में एंड के अलावा कहीं पे भी सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे। लास्ट वन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसमें वो है सबरूटीन कॉल। सबरूटीन कॉल का मतलब हुआ कि आपने ऑलरेडी कोई एक एल्गोरिथम डिजाइन की हुई है, आप स्यूडो कोड में उसको कॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक साइन सीरीज बनाई, तो साइन सीरीज बनाने के लिए आपने पहले से फैक्टोरियल का फंक्शन लिख रखा होगा, फैक्टोरियल की रूटीन बना रखी होगी। सो अगर आप चाहते हैं फैक्टोरियल की रूटीन को कॉल करना अपनी एल्गोरिथम में, सो उसमें आप CALL लिखेंगे, एंड देन उसके बाद उस रूटीन का नाम जिसको आप कॉल करना चाहते हैं, और उसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे। अगर आपको इनपुट डाटा आइटम इसमें प्रोवाइड करना है तो इनपुट डाटा आइटम भी इसमें प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्यूडो कोड। एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखते हैं इवन ऑड फाइंड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्यूडो कोड को लिखने के लिए सबसे पहले एल्गोरिथम कीवर्ड लिखा जाएगा, देन नेम ऑफ द एल्गोरिथम जो कि इवन और ऑड है, और इसमें हमने E, O और O को अपर केस में लिखा है क्योंकि हमने कैमल केसिंग में लिखा है। जो इनपुट इसमें प्रोवाइडेड है वो n है। सो अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। सो इसको चेक करने के लिए हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 से। इन केस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन वी विल से दैट दिस नंबर इज इवन। सो आउटपुट के लिए हम राइट का यूज करते हैं, और अगर ये ट्रू नहीं है इसका मतलब नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सो वी विल राइट ऑड नंबर। ओके, सो दिस वे वी हैव रिटन अ स्यूडो कोड। इस स्यूडो कोड में हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम ये फाइंड करें कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कि नंबर 7 है जिसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने ये कंडीशन चेक किया कि इफ 7 इज डिविजिबल बाई 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन इवन नंबर और ऑड नंबर। सो 7 के लिए अगर आपने चेक किया तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ हमने कंडीशन चेक किया, एक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ, देन एल्स हमने चेक किया ऑड नंबर, दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन जो हमारे इस एल्गोरिथम के लिए हो रहा है वो 2 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए जो टाइम एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग 2 स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अगर हम केवल ये मान लें कि लॉजिक में जो टेम्पररीज हैं इसके लिए हम स्पेस को काउंट करना चाहते हैं, तो इस पूरे लॉजिक में हमने किसी टेम्पररी का यूज़ नहीं किया है, तो इसकी जो स्पेस एफिशिएंसी है वो 0 मानी जाएगी। थैंक यू।